हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वास कुमार प्रेरणा स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आपके अध्ययन के लिए चालू की गई हैं ताकि आपका अध्ययन जो रेगुलर बना रहे और आप भी घर पर बैठकर इसको गंभीरता से लें और अपना नियमित अध्ययन करें। बायोलॉजी में 2 चैप्टर की अपने वीडियो लगभग कंप्लीट हैं, चैप्टर भी अपना लगभग कंप्लीट है और उसमें मेजर जो अपने 2 टॉपिक मैंने बताए थे। पहला जो अपना टॉपिक था नर युग्मकोद्भिद की संरचना तथा उसका विकास किस प्रकार से होगा, और दूसरा अपना जो टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद का विकास तथा उसकी संरचना। ठीक है, पार्ट 14 जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास कंप्लीट हो चुका था। आज जो अपना पार्ट 15 है इसमें हमें नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से हो रहा है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से हो रहा है, कौन कौन सी भाग इसमें भाग लें, कौन कौन सी संरचनाएं इसके अंदर बनती हैं, दोनों का एक तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो आज का जो अपना पार्ट है, पार्ट अपना 14 से नेक्स्ट 15 स्टार्ट करते हैं। ओके, और चैप्टर अपना था, दूसरा चैप्टर है नर तथा मादा युग्मकोद्भिद, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास। ठीक है, ये चैप्टर का नाम, दूसरा जो चैप्टर था। अब इसमें जो नर तथा मादा युग्मकोद्भिद है दोनों का विकास किस प्रकार से हो रहा है वो भी हम लेंगे, और दोनों की संरचना जो वो भी लास्ट में बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने इधर लिया है नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद का विकास। ओके, और यहां मैं नीचे ले लेता हूं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, दोनों का विकास किस प्रकार से होगा यहाँ इस पार्ट में आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद की हम बात करते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद में हमने बताया था कि जो अंकुरित परागकण होता है जिसमें परागनलिका होती है उसको हमने नर युग्मकोद्भिद कहा था, और मादा युग्मकोद्भिद में हमने बताया कि जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय जो भ्रूणकोश है उसको हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो दोनों का विकास कौन से पार्ट से, कहाँ से, किस प्रकार से स्टार्ट होता है वो आज हम लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद की। तो यहाँ सर्वप्रथम हम बात करेंगे नर जननांग के बारे में बात करेंगे, और नर जननांग पुंगंग या उसकी इकाई पुंकेसर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुंकेसर लिया था हमने सर्वप्रथम। पुंकेसर जो था उसमें परागकोश था, जैसे ये इस प्रकार का जो पुंकेसर है, ये पुंकेसर की संरचना, और इसमें जो ऊपर वाला जो भाग वो परागकोश था। ठीक है, द्विपालित परागकोश है। अब परागकोश जो था उसमें मैंने बताया था कि जो द्विपालित परागकोश है उसमें 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। परागकोश में क्या पाई जाएंगी? लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी में बताया था कौन सी कोशिकाएं होंगी? लघु बीजाणु जन कोशिकाएं, लघु बीजाणु जन कोशिका पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जन कोशिका पाई जाती है, और ये कोशिका जो है किस रूप में काम करती है? ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम करती हैं। किस रूप में काम करेंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेंगी। और ये कोशिकाएं जो है किस प्रकार की होती हैं? द्विगुणित होती हैं। ठीक है, इतना इसमें लिया है, इतना ही भाग हम इसका भी लेते हैं, मादा युग्मकोद्भिद का भी लेते हैं। देखिए, मादा युग्मकोद्भिद में जो मादा जननांग है उसकी हम बात करते हैं, तो वो कौन था? स्त्रीकेसर। ठीक है, स्त्रीकेसर जायंग की इकाई बताया था। तो स्त्रीकेसर जो था उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की थी। ठीक है ना। ये नीचे वाला भाग कौन सा था? अंडाशय।
अंडाशय वाला भाग जो नीचे होता है। तो इस तरीके से हम क्या पाया जाएगा, अंडाशय पाया जाएगा, क्योंकि अंडाशय जो होगा अंडाशय जो होगा वो मादा यज्ञोपवीत में भाग लेगा। अब अंडाशय में मैंने क्या बताया था, बीजांड। अंडाशय जो होगा उसमें बीजांड पाए जाएंगे। बीजांड की संख्या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, या अनेक बीजांड जो है वो एक अंडाशय में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर के तो परागकोश में लघु बीजाणुधानी थी, और स्त्रीकेसर का जो अंडाशय है उसमें बीजांड पाया जाएगा। अब बीजांड जो उसको एक और नाम दिया गया है, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। बीजांड क्या कहेंगे, गुरु बीजाणुधानी। तो परागकोश में लघु बीजाणुधानी और अंडाशय में गुरु बीजाणुधानी। ओके, अब देखिए बीजांड जो था पिछली क्लास में हमने लिया था, बीजांड में भी कौन सी कोशिकाएं पाई जाएंगी, गुरु बीजाणु जन कोशिका। ठीक है, और ये कोशिका किस रूप में काम करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए लघु बीजाणु जन कोशिकाएं जो होती हैं वो तो जैसे 4 लघु बीजाणुधानियां हैं तो वहां पर अलग अलग होंगी, संख्या में 1 से अधिक होंगी, लेकिन गुरु बीजाणुजन कोशिकाएं जो संख्या में कम होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं की बात कर रहे हैं जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं भी कैसी हैं, द्विगुणित हैं। ओके, अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये कोशिकाएं जो हैं किसमें भाग लेती हैं, तो आपको पता होना चाहिए लघु बीजाणुजन कोशिका जो है, या सॉरी लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होगी ये लघु बीजाणु जनन में भाग लेती है। लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया है उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका भाग लेती है। और जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु जनन की क्रिया हो रही होती है तो उस समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से बताया था कि 4 लघु बीजाणु बनेंगे जो पहले तो चतुष्क में पाए जाते हैं, बाद में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ जो बनेगा लघु बीजाणु चतुष्क बनेगा। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और लघु बीजाणु चतुष्क बना। अब वो चतुष्क जो है समद्विपार्श्विक हो सकता है, चतुष्फलकीय हो सकता है, रेखीय हो सकता है, क्रोशित हो सकता है, या फिर टी शेप हो सकता है। ओके, तो लघु बीजाणु चतुष्क बन गया। यहाँ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है तो ये कोशिकाएं भी किसमें, ये कोशिकाएं भाग लेंगी गुरु बीजाणु जनन में। गुरु बीजाणु जनन में ये कोशिका भाग लेंगी। यहाँ भी विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणु बनेंगे। अब वो गुरु बीजाणु यहाँ भी चतुष्क के रूप में बनते हैं। यहाँ जो चतुष्क बनता है बताया था आपको किस प्रकार का बनेगा, रेखीय चतुष्क बनेगा। कैसा चतुष्क, रेखीय चतुष्क। तो देखिए ऊपर भी चतुष्क का निर्माण होता है, यहाँ भी चतुष्क का निर्माण होता है। अब यहाँ आगे की जो प्रोसेस उसमें कुछ अंतर है। लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु होते हैं, चारों ही सक्रिय और क्रियाशील होते हैं। चारों सक्रिय होंगे, क्रियाशील होंगे। ओके, तो लघु बीजाणु चतुष्क से सभी लघु बीजाणु जो हैं वो बाद में फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये जो रेखीय चतुष्क है इसमें से केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु रहेगा। लघु बीजाणु चतुष्क के तो चारों लघु बीजाणु सक्रिय रहेंगे, लेकिन गुरु बीजाणुओं का जो रेखीय चतुष्क बनेगा उसमें केवल एक गुरु बीजाणु ही कैसा रहेगा, सक्रिय रहेगा। ठीक है, जो आगे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। ओके, अब देखिए ये लघु बीजाणु जो है इसी को हम बाद में क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। लघु बीजाणु को क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। जब वो परागकोश भित्ति से लघु बीजाणु बाहर निकल जाते हैं तब परागकण कहलाते हैं। और ये जो परागकण हैं
इनमें जब परागण की क्रिया होती है तो परागण के पश्चात अंकुरण होता है वर्तिकाग्र की सतह पर, और वर्तिकाग्र की सतह पर जब अंकुरण होता है तो पराग नलिका युक्त परागकण का निर्माण होता है। अर्थात हम कहें कि जो अंकुरित परागकण जो होगा, अंकुरित परागकण, इस अंकुरित परागकण को ही हम क्या कहेंगे, नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। अंकुरित परागकण को क्या कहेंगे, नर युग्मकोद्भिद। अंकुरित परागकण जिसमें पराग नलिका पाई जाती है, पराग नलिका के अंदर बताया था कि 2 तो नर केंद्रक होंगे और 1 काय केंद्रक पाया जाएगा। नर केंद्रक को हम जनन केंद्रक भी कह सकते हैं, वो बने रहेंगे नलिका के अंदर, लेकिन काय केंद्रक जो होगा वो बाद में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अंकुरित जो परागकण होगा उसको हम नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। तो ये कड़ी जो है वो नर युग्मकोद्भिद की यहाँ कंप्लीट है। आगे आइए, इधर मादा युग्मकोद्भिद का कुछ शेष रह गया है। मादा युग्मकोद्भिद में हमने लिया गुरु वितरण मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, रेखीय चतुष्क बना। चतुष्क में केवल 1 गुरु विजाणु सक्रिय रहेगा, 3 नष्ट हो जाएंगे, और इस 1 सक्रिय गुरु विजाणु से किसका निर्माण होगा, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। 1 सक्रिय गुरु विजाणु होगा उससे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। ठीक है, तो दोनों जो पार्ट हैं नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो है वो लगभग सेम सा दिख रहा है आपको। यहाँ पुंकेसर है, यहाँ स्त्रीकेसर है। पुंकेसर में परागकोश और स्त्रीकेसर में अंडाशय वाला भाग। परागकोश में लघु बीजाणुधानी, अंडाशय में गुरु बीजाणुधानी अर्थात बीजांड। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुजन कोशिका होंगी और इस गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुजन कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जिनको हम कह रहे हैं। लघु बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करेंगी और ये यहाँ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करेंगी। इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन और लघु बीजाणु चतुष्क बनेगा। यहाँ इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, रेखीय चतुष्क बनेगा। ठीक है, आगे की जो प्रक्रिया उसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ चतुष्क के चारों लघु बीजाणु सक्रिय रहेंगे और यहाँ केवल 1 ही रहेगा। अर्थात जो 4 लघु बीजाणु हैं वो 4 परागकण बनाएंगे और 4 परागकण से 4 नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, परंतु यहाँ 1 सक्रिय गुरु बीजाणु है उससे केवल 1 मादा युग्मकोद्भिद का ही निर्माण होगा। ठीक है, तो दोनों का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है उसका आप तुलनात्मक अध्ययन यहाँ देख सकते हैं। विकास कंप्लीट हो गया। संरचना के बारे में आपको बता दूं, दोनों की संरचना किस प्रकार की होगी। जैसे हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में, तो इसमें आपको बताया था कि जो परागकण है वो अंकुरित होने के बाद में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो परागकण युक्त पराग नलिका युक्त जो परागकण है उसी को हमने नर युग्मकोद्भिद कहा था। तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये बाह्य चोल वाला भाग है और ये अंतःचोल है परागकण की, अंतःचोल, और ये पराग नलिका है, पराग नलिका। इस पराग नलिका में बताया था 2 नर केंद्रक होंगे आगे की ओर और 1 काय केंद्रक होगा। ठीक है, ये जो 2 नर केंद्रक हैं ये ही किसका काम करेंगे, नर युग्म का काम करेंगे। और ये जो पीछे की तरफ रह गया कायिक केंद्रक, ये कायिक कोशिका से आया था। ये जो कायिक केंद्रक है ये कुछ समय रहेगा, उसके बाद में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इस परागकण का कोशिका द्रव्य। तो ये जो संरचना है ये तो हो गई नर युग्मकोद्भिद की संरचना हो गई। और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना वो इस प्रकार की होगी। ये मादा युग्मकोद्भिद की संरचना 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ और 1 केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 केंद्रक होंगे मध्य की तरफ। ओके, ये ऊपर वाली कोशिकाएं जो है उनको हमने नाम दिया प्रतिव्यासान कोशिका। ये बीच में केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, और ये नीचे की तरफ जो बीजांड द्वार वाला भाग है उधर की तरफ आ जाएंगी, अंड समुच्चय कहेंगे। ठीक है, ये जो संरचना है ये किसकी है, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है और ये नर युग्मकोद्भिद की संरचना है। मादा युग्मकोद्भिद जो है इसमें थोड़ा परिवर्तन ये होगा
कि निषेचन से पहले ये जो केंद्रीय कोशिका है जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल जाएंगे, इनका संलयन हो जाएगा और ये संरचना कुछ चेंज हो जाएगी और इस प्रकार से प्राप्त होगी। यहाँ पर केवल आपको 7 कोशिकाएं ही दिखाई देंगी। 7 कोशिकाएं यहाँ भी है, 7 कोशिकाएं यहाँ भी है, परंतु केंद्रक में अंतर आएगा। यहाँ केंद्रक आपको 8 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ केंद्रक 7 ही होंगे। क्यों? क्योंकि इस बीच वाली कोशिका के जो दो ध्रुवीय केंद्रक ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे और इसके बाद इस केंद्रीय कोशिका को एक दूसरा नाम हम देंगे, इसे हम कहेंगे द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक कहेंगे, या फिर एक अन्य नाम भी है संलीन केंद्रक भी कहा जाता है, संलीन केंद्रक भी इसको कहेंगे। बाकी सेम है, ऊपर वाली प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, नीचे 2 सहायक कोशिका और बीच में एक अंड कोशिका, ठीक है। और अंड कोशिका आपको बताया था ये मादा युग्मक का काम करती है, ओके। और ये इस प्रकार की संरचना एक परिपक्व बीजांड में आप देख सकते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास और मादा युग्मकोद्भिद का विकास कंप्लीट है। यहाँ दोनों की संरचना भी कंप्लीट है। ये नर युग्मकोद्भिद की संरचना है और ये मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है, ओके। ऐसा आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा चैप्टर अपना यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो कि उसमें इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताएंगे, ओके। धन्यवाद।